हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। आप सभी एस्पिरेंट ये ना सोचें कि हमारे चैनल पे हम केवल आपको यूपीएससी से रिलेटेड या सभी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड ही कंटेंट देने वाले हैं, बल्कि अब आज से हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं वनडे एग्जाम्स की सीरीज। अभी फिलहाल हम इस सीरीज में मैथ्स और इंग्लिश के PYQs को लेकर आ रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे आगे आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं सबके कोर्सेज भी लेकर आएंगे और सभी सब्जेक्ट्स आगे इसमें पढ़ाए जाएंगे। पर फिलहाल आज से शुरू कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स के लिए PYQs की सीरीज। अच्छा, इसमें हम PYQs को डिस्कस करेंगे और आज की सीरीज में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड होंगे। अब जैसे मैंने लिखा है क्लास 1, तो इसका मतलब ये है कि इसी सीरीज में यानी नंबर सिस्टम की सीरीज में हम आगे भी क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस को आपके लिए डिस्कस किया है यहाँ पे। और ये जो सीरीज हमारी है ये केवल किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं कर रही है। आप चाहे SSC CGL के एस्पिरेंट हो, आप CPO को में अपियर होने वाले हो, CHSL के लिए जैसे कि आने वाला एग्जाम है, CHSL का जल्दी एग्जाम है और MTS का जल्दी एग्जाम आने वाला है। बैंक का आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO की, स्पेशल ऑफिसर SO की या फिर क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए न केवल रेलिवेंट है बल्कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी होने वाली है। जितने भी पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, पुलिस के चाहे आपके कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स हों, ठीक है, या फिर आपके हेड कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स हों, या यूपी में आपके UPSI हो, वहां भी आपके काम आएंगे। यूपी SSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि लेखपाल का जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, फायदेमंद होने वाले हैं। वीडियो का एग्जाम है, सुपर टैट हो या जितने भी टैट एग्जाम्स होते हैं। और आप यकीन मानिए कि ये सीरीज भले ही आपको ये लगे कि भाई ये कंटेंट केवल SSC के लिए रेलिवेंट है या केवल बैंक के लिए रेलिवेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो सीधी सी बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई कांस्टेबल में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। देखिए, सारा खेल किस चीज का है? सारा खेल है बेसिक अंडरस्टैंडिंग का। अगर कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे तो सवाल आपसे आसान पूछ ले या मुश्किल पूछ ले, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है तो फिर चाहे आप यूपी पुलिस के एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे आप MBA के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैट में बैठ जाओ, फिर आपसे कुछ नहीं होने वाला। तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यानी कि जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जो हमारा खेल है, देखिए वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम न केवल PYQs को डिस्कस करेंगे बल्कि हम कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे। मैं केवल आपको यहाँ सवाल कराने नहीं आया, मैं आपको ये सिखाने आया हूँ कि ये सवाल मैंने ऐसे क्यों किया है, व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट क्वेश्चन। वो कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है, क्यों हम उस सवाल को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। हम ये तो सीख लेते हैं कि सवाल कैसे करना है ना, ये सवाल है इसको ऐसे सॉल्व करना हम रट लेते हैं। फंस कहाँ जाते हैं हम? अगर थोड़ा सा भी उसने ट्विस्ट करके सवाल पूछ लिया, वहां पे हम अटक जाते हैं कि भाई ये तो नया सवाल आ गया, और नया कुछ नहीं होता। इवन कई बार तो सवाल ऐसे भी होते हैं कि आप केवल ऑप्शंस की झलक ले लो और कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो आपको सवाल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, वनडे में इतनी तो सहूलियत आपके पास है कि आपको 1 2 3 4 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। अगर 3 ऑप्शंस आपको सीधे सीधे गलत दिखाई दे रहे हैं तो चौथा आपका आंसर होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो मुझे एक बात बताओ, फिर उसे सॉल्व करने में टाइम खराब करने की क्या जरूरत है? आप मुझे एक बात बताओ, आपको टेस्ट पास करना है या आपको PhD करनी है? आपको टेस्ट पास करना है या आपको अपनी नॉलेज दिखानी है? देखो, नॉलेज तो सबको है। जो इन एग्जाम्स में बैठने के लिए आया है, वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, अगर वो टेस्ट पास करने के लिए आया तो पढ़ के ही आया होगा। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपकी लड़ाई उनसे नहीं है जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, आपकी लड़ाई उनसे है जो तैयार होके आए, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। और
सारा खेल सीधी सी बात है एग्जाम में, खासकर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, टाइम का है। एंड द सेकंड थिंग इज एक्यूरेसी। अब इससे मेरा क्या मतलब है? देखो, स्पीड अच्छी होने का क्या मतलब है? जैसे एसएससी अगर आपसे कोई एग्जाम आपसे ले रही है, चाहे वो सीएचएसएल हो या फिर एसएससी सीजीएल का या सीपीओ का एग्जाम हो, आपको 1 घंटे का टाइम देगी और 100 सवाल करने के लिए कहेगी, यानी एक सवाल के लिए आइडियली कितने सॉरी आइडियली 36 सेकंड आपको दिए। तो खेल तो स्पीड का होना ही चाहिए। आप जीएस में या इंग्लिश में कितना भी मार्जिन ले आओ, क्या आपको एक सवाल के लिए 2 मिनट मिलने वाला है? सीधी सी बात है, नहीं मिलने वाला। तो टाइम आपके पास कम है, पहली बात। अब मान लो एक बंदे की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसने 1 घंटे का जो क्वेश्चन पेपर है 15 मिनट में सॉल्व कर दिया और 45 मिनट की नींद भी ले ली, है ना। एग्जाम में उठाने आया, भैया क्या कर रहे हो? आप घर भी तो जाओगे, यहीं रहोगे लेकिन सवाल उसने सही कितने करे? कितने सारे। तो ऐसी स्पीड का आप क्या करोगे? ठीक। अच्छा, एक बंदा इतना एक्यूरेट है कि जितने सवाल करके आया सारे सही हैं सवाल कितने करे उसने? अब मुझे बताओ, इसकी स्पीड तेज थी, ये बंदा बिल्कुल एक्यूरेट था, 100% एक्यूरेसी के साथ काम करके आया। सिलेक्शन किसका होना है इन दोनों में से? दोनों का सिलेक्शन नहीं होगा किसी का भी। तो दोनों के जो बैलेंसिंग है अगर आपकी नहीं है, ये नहीं कि टाइम के चक्कर में आप एक्यूरेसी खराब कर लो या एक्यूरेसी के चक्कर में टाइमिंग खराब कर लो, दोनों का बैलेंस बनाना होगा। और देखिए वो बैलेंस बनाएगा कौन? कॉन्सेप्ट। कुछ लोग कहते हैं ट्रिक्स कर लो। देखो, ट्रिक्स करना, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिक्स के मैं खिलाफ हूं। जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं भी ट्रिक्स करा रहा हूँ। अगर मुझे ये लग रहा है कि ट्रिक्स के अलावा कोई और तरीका है ही नहीं कि इसको सवाल को मैं और छोटा बना सकूं, तो मैं कहूंगा भैया ये ट्रिक याद कर लो। और मैथमेटिक्स में जितना कंपटीशन है उसके हिसाब से मैथमेटिक्स में अगर ये सोच के बैठे कि मैथमेटिक्स समझने का सब्जेक्ट है, तो फिर आप सिलेक्शन लेने नहीं आए, आप तो फिर सब पढ़ने आए। देखिए, आपको याद भी करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आप सवाल सॉल्व कर दोगे क्या? गोले का आयतन निकाल लोगे क्या इसे याद किए बिना? तो जो लोग ये कहते हैं कि मैथ में याद नहीं करना होता, समझना होता है, तो ऐसे लोगों को प्रणाम है। बड़ा, मैं तो कहता हूँ इनको पैर छू के प्रणाम करो। याद भी करना पड़ेगा मेरे भाई, बेसिक्स भी क्लियर करने पड़ेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया और तुम्हें लगा कि मेरे को समझ में आ गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि टीचर का पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आता तुम्हारा पढ़ा हुआ। मैं कितने सवाल करा दूं या कोई भी टीचर आपको कितने भी सवाल करा दे, आप पेपर में करने की एबिलिटी आप में तभी आएगी जब आपने घर जाके प्रैक्टिस की होगी। तो इन सब पे तो काम करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगी? आपकी प्रैक्टिस। तो देखिए, अब मैं सवाल शुरू करने वाला हूं अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा, आपने क्या करना है? आपने सोल्यूशन तुरंत नहीं देखना, पहले आप खुद से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो को वहीं पॉज करो और फिर पहले सवाल को करने की कोशिश करो। फिर देखो वीडियो को कि जो मैंने सोल्यूशन किया है क्या वो सही है या नहीं है। अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो इसका मतलब आप सही लाइन पे हो, और अगर नहीं मैच किया तो फिर हम खड़े हैं आपके साथ। आप वीडियो में देखो और ये जानने की कोशिश करो कि करना कैसे है। ठीक है, तो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं आज के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है अच्छा, जिसको हिंदी में समझ में आता है उसके लिए हिंदी में है, जो इंग्लिश में कन्वीनियंट है उसके लिए इंग्लिश में है। तो जिसको जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना है मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ठीक है। The 10th digit of a 2-digit number is 5 more than its unit digit. चलिए, पहले मैं आपको इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अब मैं हर बार कॉन्सेप्ट लिखूंगा नहीं, पहली बार वीडियो मतलब पहली बार क्वेश्चन करा रहा हूँ इस सीरीज में, तो बिल्कुल बच्चा मान के करा रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं लिखूंगा, थ्योरी लिखने हम नहीं आए। देखिए जरा, अगर कोई एक 2 डिजिट का नंबर है तो उसके पास 2 प्लेस है ना, इसे प्लेस होल्डर मान लो। ये वंस का है जिसे आप इकाई का प्लेस कहते हैं, और ये है मेरे भाई टेंस का, है ना। चाहे तो इसे इकाई का कह लो या वंस कह लो, दहाई कह लो या टेंस कह लो। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें हिंदी समझ नहीं आती, हमें इंग्लिश समझ नहीं आती।
मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैथ में हिंदी इंग्लिश का खेल कहाँ पे है। अरे भाई, वंस का इकाई है, टेंस का दहाई है, थोड़ा सा तो समझना है, इतना भी तुम याद नहीं कर सकते। और अगर अपने आप को तुम इतना फ्लेक्सिबल नहीं बनाना चाहते तो भैया फिर कोई और काम देखो, प्राइवेट नौकरियां बहुत है दुनिया में। सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो जब तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते। आओ इधर। अब एक मान लो यहाँ पर ये कोई डिजिट है बी और ये है कोई ए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो प्लेस होल्डर है ये कितना डिजिट कंटेन कर सकता है, इसमें कितने डिजिट आ सकते हैं, एक बार में एक ही डिजिट आ सकता है। अब मैं कहने लगूं इस बी की वैल्यू 10 है, तो मुझे बताओ इज दैट एनी हाउ पॉसिबल, ये क्या किसी भी तरह से पॉसिबल है कि बी की वैल्यू 10 हो जाए। तो पहली बात तो दिमाग में ये रखो कि ये 0 से लेके 9 तक का कोई एक डिजिट होगा। ठीक है, मैं इस बात को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे हमारे काम आएगी, ध्यान देना है। ठीक है, आ जाओ फिर से। तो सीधी सी बात है, ए की भी ऐसी कोई वैल्यू होगी। अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, देखो जरा। मेरे पास सपोज दैट एक नंबर है 45। अब ये कितना है आपके पास, 5 है ना। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, 5। और ये क्या है आपके पास, बताओ। ये है भैया 40। कुछ लोगों को लगा होगा कि ये 4 है, पर ये 4 नहीं है। अगर ये 4 होता और ये 5 होता तो फिर तो ये 9 होता। पर हम कहते क्या है इसे, हम कहते हैं 45। अब इसे 40 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भैया वो 40 ही है इसलिए कह रहे हैं। अब ये आया कैसे है, देखो ये जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो टेंस की है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, जो उसकी प्लेस वैल्यू है टेंस की, उससे उसकी फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आती है। वैसे तो ये इसकी प्लेस वैल्यू ही है, ये तो मैंने प्लेस होल्डर जो है उसका नाम बताया। तो सपोज दैट अगर आपको 45 दिया हुआ था तो एक्चुअल में नंबर क्या है, एक्चुअल में नंबर है उसका 10th डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 10 और प्लस यूनिट डिजिट। तो ये कितना आएगा आपका 45। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर है हमें दिया हुआ और उसे आप ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट नंबर शुड बी 10a प्लस बी, है ना। वो नंबर कितना होगा, 10a प्लस बी, यानी कि 10a प्लस बी होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि इसे खुद अगर नोटबुक पे पेन से लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, आपके काम भी आएगा। तो इसे फिलहाल यहां से कर देते साफ। ठीक है, अब देखिए जरा वो क्या कह रहा है, द 10th डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 5 मोर देन इट्स यूनिट डिजिट। यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट, मान लो ये यूनिट डिजिट है और ये 10th डिजिट है, वो कह रहा है ये जो 10th डिजिट है वो इससे 5 ज्यादा है। सपोज दैट अगर ये 1 है तो ये कितना होएगा, कितना होएगा 6 होएगा। अगर ये 2 है तो ये कितना होएगा 7। अगर ये 3 है तो ये कितना होएगा, अगर ये 4 है तो ये कितना होएगा, अगर ये 0 है तो ये कितना होएगा। लेकिन अगर ये मान लो 8 है तो क्या ये 13 हो सकता है, नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 2 डिजिट का नहीं आएगा, क्योंकि नंबर कैसा है 2 डिजिट का। अगर आप 13 ले लोगे तो आपने से तो 138 बना दिया 3 डिजिट का। तो ये पॉसिबल हो सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ बताया है कि इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि आपको हर सवाल ऐसे करना है, सारे सारे लिख के देख रहे हो। अच्छा, अब क्या कह रहा है, 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी जो डिजिट्स हैं उनके सम का। सपोज दैट मैंने ले लिया कि वो नंबर 61 है। ठीक है, मैंने मान लिया 61 है, तो 61 के डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा 7। क्या कह रहा है, 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर, यानी उसके जो अंकों का योगफल है उसका 5 गुना। तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूं कि मतलब क्या है। ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, और नंबर में से मान लो 35 है और अगर आप इसमें से इसे घटा रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 26। वो कह रहा है द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज्ड। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो नंबर के डिजिट्स है वो चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो तो 10th डिजिट हो जाएगा, जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट हो जाएगा। यानी कि ये हो जाना चाहिए था 16। ठीक है, लेकिन ये 26 आया।
तो आई होप कि समझ में आ गया होगा करना क्या है। तो चलिए अब करते सब। देखिए द टेंथ डिजिट ऑफ अब पहली बात तो ये देखिए कि 61 हमने चेक कर लिया। अच्छा इसमें कुछ ज्यादा हमें दिया नहीं है तो हमें चेक ही करना पड़ेगा। 5 टाइम्स उसका जो हम उसमें से माइनस करेंगे सम का, नंबर में से घटाने पे क्या आ जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी थी। अब आप मुझे बताइए क्या 50 ऐसा हो सकता है नंबर। देखिए कि जैसे इसके नंबर इंटरचेंज होंगे डिजिट्स, तो ये तो एक ही डिजिट का रह जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या रह गया, 61 रह गया, 72 रह गया, 83 रह गया और 94 रह गया। ठीक है, अब देखिए देखिए सबका 5 टाइम्स, इसका सम हो गया, इनका डिजिट्स का हो गया 7, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया कितना 13। अब देखिए जरा हमें क्योंकि इंटरचेंज करना है, अब जरा ध्यान से समझना। तो ये ऐसा हो जाएगा, अब आप जरा सोचो 35 का 5 गुना कितना होता है 65। तो क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 65 है, नहीं। इसका 5 गुना कितना होएगा 55। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 55 है, देखो जरा इनका भी नहीं है। यहाँ देखो जरा, यहाँ पे जब इसको 5 टाइम्स करोगे तो ये आएगा 45, और जब तुम इसमें से 45 घटाओगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 27। ठीक है, तो यानी कि 72 वो नंबर है। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो भाई 72 अगर नंबर है तो डिजिट्स का सम कितना हो गया, 7 और 2 9। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, और जब तक समझ में नहीं आता तो बार बार देखने की कोशिश करो। ठीक है, आलसी बनने की कोशिश मत करो कि समझ नहीं आया तो चलो छोड़ो यार, ये कौन सा पेपर में आ रहा है। यही पेपर में आ गया तो फिर कहोगे काश कर लेते तो एक नंबर फालतू आ जाता। आ जाओ आगे। इसमें दिया है द टेंथ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7 लेस देन इट्स यूनिट डिजिट। यानी कि जो टेंथ का डिजिट है, जो दहाई का अंक है, वो इकाई के अंक से कैसा है, 7 कम है। तो देखो क्योंकि भाई हमें सॉल्व तो क्या सॉल्व करके चूज तो ऑप्शन ही करना है, तो सबसे पहले ऑप्शन में ये चेक कर लेना ज्यादा बढ़िया रहता है कि भाई कौन कौन से ऑप्शन रिमूव हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि केवल एक ही कंडीशन से क्या हो रहे होते हो, 3 ऑप्शंस रिमूव हो रहे होते हैं, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन फिर पूरा मान लो अगर ऐसे नहीं आता, तो भाई देखिए सॉल्यूशन कराए जाएंगे। मैं कब कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन हम आपको नहीं कराएंगे, सॉल्यूशन तो कराया जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में बैठ के इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस द टाइम टू सॉल्व ओनली वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी अगर टाइम बचाया जा सकता है तो बचाना पड़ेगा ना। तो वो चीज मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखिए 10th डिजिट तो केवल 3 छोटा है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे ये 7 का गैप है, और यहाँ पे भी देखो भाई 2 जो है 9 से 7 कम है, और ऐसे 1 जो है 8 से 7 कम है। तो इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल है। अगला देखो क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। देखिए अगर आप 29 के डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 92, और 18 के नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे, डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 81। अच्छा तो क्या कह रहा है, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 24 लेस देन 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। यानी ओरिजिनल नंबर में अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करें और उसमें से 24 लेस कर दें, 4 की मल्टीप्लाई करें तो 24 लेस कर दें, तो आंसर आएगा। देखिए मैं तो यही आंसर आपको बता सकता हूँ कि 29 आंसर है। कैसे, बिना सॉल्व करें। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप इवन की ऑड से मल्टीप्लाई करें, इवन नंबर की चाहे आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई, आपको मिलने क्या वाला है, हमेशा इवन ही मिलेगा। इवन की
चाहे आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो चाहे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो कैसा आएगा? हमेशा इवन नंबर आएगा। एक सम संख्या आएगी, सम संख्या की विषम संख्या से भी गुणा करने पर और सम संख्या की सम संख्या से भी गुणा करने पर क्या आएगी? हमेशा एक सम संख्या आएगी। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया आपने 2 को, इवन की इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इवन आया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया जब आपने 3 को, इवन से आपने ऑड को मल्टीप्लाई किया, तभी भी क्या आया? आपका इवन ही नंबर आया। लेकिन अगर आप इवन में इवन ही ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो भी आपके पास क्या आएगा? इवन आएगा। लेकिन अगर आप इवन में से ऑड ऐड करें या ऑड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा? ऑड आएगा। और ये उल्टा भी हो सकता है, यानी कि अगर आप ऑड नंबर में इवन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो भी आपके पास क्या आने वाला है? ऑड नंबर ही आने वाला है। समझ लो। देखिए जैसे आप 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 आया, या 4 में से 2 ऐड करेंगे तो 2 आया। तो देखिए इवन में इवन ऐड किया, इवन आया, इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट किया, इवन आया। लेकिन अगर यहाँ पे 2 में 4 की जगह आप 3 ऐड करते तो 5 आता। अब इवन में जैसी ऑड ऐड किया आपने, आपके पास क्या आ गया? ऑड आ गया। और अगर मान लो इसमें से ऑड माइनस करते तो भी ऑड आएगा। यानी कि इवन में ऑड अगर आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि जोड़ोगे या घटाओगे, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। जैसे मैंने यहां दिया, तो इस और इतने को आपने क्या कर लेना है? नोट कर लेना है, ये काम आएगा। अब देखो मैं इसकी मदद से इस सवाल को कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो, मैं फिलहाल इसे मिटाने वाला हूँ। अब देखिए जरा, जैसे कि ये वो क्या कह रहा है कि 4 टाइम्स दी ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर 29 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है, लेकिन जो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिए, वो नंबर कैसा है आपका? वो नंबर तो आपका एक इवन नंबर है। और अगर आप इवन नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा। और इवन में अगर आप इवन जोड़ें या घटाएं तो भी क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो इवन आ रहा है और यहाँ पे ऑड आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जरा ध्यान से सोचो कि इवन, देखो इवन की इवन में मल्टीप्लाई करी तो इवन आया, इवन में से इवन माइनस कर रहे हो, 24 इवन नंबर है, तो भी तो ओवरऑल क्या आना चाहिए? इवन आंसर आना चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ऑड नंबर आ रहा है। तो यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीधी सी बात है, सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि भाई यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई करके, भले ही ऑड से मल्टीप्लाई करो चाहे इवन से मल्टीप्लाई करो, लेकिन जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसे क्या बना दिया? इवन बना दिया कि नहीं बना दिया? और उसमें से इवन माइनस किया तो इवन आना चाहिए। मुझे यहाँ दिख रहा है, 1 ही दिख रहा था। लेकिन 29 में अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 4 जा होते हैं 116, और इसमें से 24 अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 92 आ जाएगा। आपका आंसर क्या है? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या आपका सही आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी देखिए सॉल्व करके तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन आसानी से करने के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 2 टाइम्स इट्स 10th डिजिट। अच्छा, जो यूनिट डिजिट जो है आपकी वो क्या है? वो 2 टाइम्स है किसकी? 10th डिजिट की। तो यूनिट देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 10s की डबल है और कहीं पे डबल ही नहीं है। देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो 3 टाइम्स है। तो आंसर तो सीधा सीधा यही है, आंसर तो सीधा सीधा यही है। लेकिन फिर भी चेक करते हैं, आइए। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये फ्रॉम है, फॉर्म नहीं है, फ्रॉम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, if 2 is subtracted from the sum of its digits, the difference is equal to 1/6 of the number। अच्छा देखिए, इनका सम अगर हम करेंगे, 2 और 4 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। और इसमें से अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है? 4। और 24 का 1/6 निकालेंगे तो भी क्या आएगा? 4।
तो दूसरी कंडीशन भी मैच हो गई, तो इसका मतलब आंसर तो यही है। लेकिन इसे चेक करने की वैसे हम देखें जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसी में दिया था। लेकिन मान लो अगर ऑप्शन ऐसे होते, आपको यहाँ पे 48 दिया होता, यहाँ पे 48 दिया होता, तब फिर आपको चेक करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, यूनिट डिजिट जो है टेंस डिजिट का डबल है। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7 मोर देन द यूनिट डिजिट। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है कि जो टेंस डिजिट है किसी 2 डिजिट के नंबर का, वो यूनिट डिजिट से 7 ज्यादा है। देखो ये तो ज्यादा ही नहीं है, ये 7 ज्यादा नहीं है, ये भी ज्यादा नहीं है। आंसर तो यही है सीधा सीधा, आंसर तो यही है सीधा सीधा। लेकिन देखो 2 नंबर और पॉसिबल है जहां पे डिफरेंस 7 का हो। एक तो 70, दूसरा पॉसिबल है 92। मान लो अगर यहाँ 92 भी दिया होता, यहाँ पे 70 भी दिया होता, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो 7 का ही है। टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन, और 7 ग्रेटर देन द यूनिट डिजिट, या 7 मोर देन द यूनिट डिजिट। लेकिन देखो जब आप इसे इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि देखो सवाल को आगे, इफ वी सबट्रैक्ट 63 फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, तो डिजिट्स इंटरचेंज होने 70 यानी 70 के डिजिट्स आप इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास ये 1 डिजिट का नंबर रह जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, ये तो 0 की वैल्यू ही खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसे हटा दो। ठीक है, मैं इसे मुश्किल से मुश्किल बना रहा हूं, यहां तो इसमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। मैंने क्या कहा कि कई बार जब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे होते हो, तो 2 ऑप्शन तो अधिकतर आप एलिमिनेट कर देते हो, 2 में कंफ्यूजन देगा अगर वो कंफ्यूज करना चाह रहा है तो। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, या आप थोड़ा सा भी इस तरह से स्मार्टली सवाल को करने की कोशिश नहीं करते, तो आप सीधा सोल्यूशन पे जुट जाओगे, एक्स ले लोगे, कुछ भी ले लोगे। लेकिन यहाँ पे इसे सॉल्व करने तक की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर दिखना चाहिए। ये सवाल सिर्फ उतनी ही देर का होना चाहिए जितनी देर में से आप जितनी देर में आपने इसे पढ़ा है। मैंने तो केवल 1 लाइन पढ़ी, तभी मुझे दिख गया था कि आंसर क्या है। ठीक है, आपको भी दिखना चाहिए। आ जाओ। अच्छा, अब मान लो वो क्या कह रहा है कि 63 अगर नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास अभी 81 रह गया और 92 रह गया, तो इसका उल्टा कितना होएगा 29, इसका उल्टा कितना होएगा, मतलब अगर डिजिट्स को इंटरचेंज करें तो 92 के डिजिट्स इंटरचेंज करने पर क्या आ जाते हैं, क्या आ जाएगा नंबर 29, और 81 के डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर आपके पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब देखो जरा इनका डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2, 12 में से 9 गया आपके 3 बचे, 8 में से 2 गया आपका 6 बचा, यहाँ पे भी 63 है। अच्छा 11 में से 8 गया 3, 7 में, ये दोनों ही कंडीशन में देखिए 63 दिया है। अच्छा तो सीधी सी बात है 92 फिर वो आपको देगा नहीं कभी भी, 92 आपको कभी नहीं देगा। देखिए ये इत्तेफाक से ऐसा हो गया है, और शायद यही वजह है कि उसने 92 दिया भी नहीं है। अदरवाइज अगर यहाँ पे डिफरेंस अलग होता ना तो 92 जरूर देता, लेकिन 92 नहीं दिया है, तो सीधी सी बात है इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि दोनों का डिफरेंस कैसा रहा, सेम आ रहा है, तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाती, 92 भी सही हो जाता और 81 भी सही हो जाता। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि आपको दिया जाए। इनकेस अगर आ भी जाए, मान लो आपके 2 आंसर ठीक बैठ रहे हैं पूरे सारे लॉजिक लगा के हर तरह से, मतलब कॉन्सेप्ट कहीं पे भी गलत नहीं है, और आपके दोनों आंसर पॉसिबल है, तो सीधी सी बात है फिर तो वो क्वेश्चन ही गलत है। ऑप्शन अगर आपके गलत है तो फिर तो ये है कि बोर्ड आपको एग्जाम उस क्वेश्चन के नंबर देगा, वो आपका गलत नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, ये समझ में आया होगा कि 81 क्यों है। यहाँ पे इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, इस कंडीशन इस सवाल में हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया है इफ अ 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स द प्रोडक्ट इज 424। अच्छा देखिए वो क्या रहा है, जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 2 डिजिट्स का ए बी, ठीक है। अब ए बी होगा तो एक्चुअल में नंबर तो 10a + b होगा, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। वो क्या कह रहा है कि अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए किससे, बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या होने वाला है a + b, ठीक है। इससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 424।
लेकिन इसे स्मार्टली करेंगे, पूरा सॉल्व करने में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, उतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है। मैं अगर इसे इसी तरह से करूं कि इसकी मल्टीप्लाई करूं, उसको उसके इक्वल रखूं, फिर इक्वेशन बनाऊं, तो फिर तो सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा। वैसे नहीं करेंगे हमसे, ये सवाल इतना लंबा है भी नहीं, बहुत छोटा सवाल है, आसान सा सवाल। देखिए, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अब देखिए इंटरचेंज कर लेंगे आप डिजिट्स को। अगर आप इसे बी ए भी बना देंगे, यानी कि आपका नंबर 10b प्लस ए भी हो जाएगा, तो मुझे बताइए डिजिट्स का सम तो अभी भी a प्लस बी रहेगा। डिजिट्स का सम तो दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा, डिजिट्स थोड़ी बदले आपने, डिजिट्स तो वही है उनकी भाई, उनके प्लेसेस तो चेंज कर दिए, टेंस का वंस हो गया, वंस का टेंस हो गया, इतना ही तो किया है, तो सम तो सेम रहने वाला है। वो कह रहा है अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर रहा ना, एंड मल्टीप्लाई द नंबर विद द सम ऑफ द डिजिट्स, अगेन तो सम ऑफ द डिजिट्स तो a प्लस बी ही है, द प्रोडक्ट इज 280। अब इस बार प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका 280, यहाँ पे 424 था, तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, यानी कि a प्लस बी निकालना है आपको। और यहाँ पे मजे की बात क्या है कि जब आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो भी a प्लस बी से कर रहे थे, और ये आया, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो भी a प्लस बी से कर रहे थे, तो 280 आया। तो एक बात तो तय है कि ये 424 और 280 दोनों a प्लस बी से कटते होंगे, और वही नंबर जो है यहाँ पे पॉसिबल होगा, तो ये भी सम होगा। अगर वो हमसे पूछ रहा है कि सम क्या है, तो या तो 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है। मतलब तो ये है ना इसका कि इनमें से कोई एक नंबर पॉसिबल है। अब देखो जरा, सीधी सी बात है कि अगर ये इनका सम है, a प्लस बी की वैल्यू है, सपोज दैट मैं 6 ले लूं, तो ये जो नंबर है ये 6 से कटना चाहिए कि नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि 6 से ना तो ये कटता है, ना ही ये कटता है, ये 9 से भी नहीं कटते, ये 8 से कट जाते हैं, लेकिन 7 से भी नहीं कटते। तो इसका मतलब सम कितना होगा, सम 8 होगा। सम कितना होगा इनका, 8 होगा, यही आपका आंसर है। देखिए 8 से इसे काटेंगे, 8 5 जा 8 3 जा 53 टाइम्स जाता है, और ये जाएगा 8 3 जा 8 5 जा 35 टाइम्स जाता है। सिर्फ 8 ही ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों के दोनों गिवन नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, डिविजिबल हैं, या कट जाएंगे। और सीधी सी बात है, वही कॉमन नंबर होना चाहिए भाई, a प्लस बी से तो कटेंगे ही ना, तो इन नंबर्स में से जो भी उत्तर होगा उससे ही कटने चाहिए। अगर मान लो कि एक से ज्यादा अभी होते, मान लो कोई एक और नंबर ऐसा दे देता जिससे कट रहा होता, तब तो आप इसे सॉल्व करते, लेकिन ऐसा सवाल उसने देना नहीं है भाई। ऐसा सवाल करके वो इस सवाल को इतना मुश्किल कर देगा कि फिर आपको या तो छोड़ना पड़ेगा, या फिर दूसरे कई सवालों का टाइम खराब करना पड़ेगा, और कहीं नहीं है तो 10-12 सवालों का टाइम खा जाएगा। तब भी सीधी सी बात है, हो या ना हो उसकी गारंटी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में इधर उधर हुआ, सवाल खत्म, टाइम भी खराब, सवाल भी खत्म। तो ये सवाल मुश्किल दिखाया गया है। देखो एसएससी की ये खासियत और है कि सवाल को मुश्किल दिखा देते हैं, और एक्चुअल में सवाल बहुत आसान ही है। अब अगर आप इस बात पे ध्यान ना दें तो फिर करते रहो, सवाल कैसे करोगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा करना क्या था ना, और बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये 2 डिजिट के जो सवालों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें अब ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर 2 क्वेश्चन मैं अलग तरह के डिस्कस करूंगा, वो थोड़ा आसान है, ये थोड़ा ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल थे। आपने देखा होगा कि अगर कॉन्सेप्ट हमारा ठीक है तो इन सवालों को भी हम जल्दी कर पा रहे हैं। हर सवाल जल्दी नहीं होगा, लेकिन हर सवाल लेट भी नहीं होगा ना, हर सवाल टाइम भी नहीं लेगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं होते अधिकतर। देखो जरा, इफ अ 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, सेम अगेन वही हो रहा है कि a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया गया नंबर से, वही ले लेते हैं चलो, 10a प्लस बी, और क्या आ रहा है आपके पास 416 सॉरी, द यूनिट डिजिट इज 2 मोर देन द 10th डिजिट। अच्छा, अब यहाँ पे खासियत देखो, जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, क्या था, हाँ यूनिट डिजिट क्या है, 10th डिजिट से इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा है। तो देखो कहाँ कहाँ पे ऐसा है, यूनिट डिजिट 3 ज्यादा है, यूनिट डिजिट 2 ज्यादा है, यूनिट डिजिट ज्यादा है ही नहीं, 4 ज्यादा है। देखो ये भी सॉल्व नहीं करना। एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पर क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 10th डिजिट से ज्यादा है। अच्छा आगे देखो, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको किन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कुछ प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पे 460 आया,
आपने किस किस से मल्टीप्लाई किया, एक तो नंबर इटसेल्फ, ये नंबर है, ठीक है, दूसरा ये सम है। तो ये जो नंबर 460 है, जो नंबर 460 है, सीधी बात है खुद नंबर से भी कटेगा। भाई नंबर में मल्टीप्लाई किसी की भी करियो, सम की करियो, डिफरेंस की करियो, लेकिन मल्टीप्लाई तो नंबर में ही की है ना। तो सीधी सी बात है कि जो प्रोडक्ट आया है गुणा करके जो आपके पास आया है 460, वो उस नंबर से तो कटेगा ना, क्योंकि नंबर में ही आपने किसी दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई की है जो आपको मालूम नहीं है, मालूम तो नंबर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन में 4 नंबर तो दिए हुए हैं। अगर वो पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स, देखिए सवाल ये है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो यानी कि चारों में से कोई संख्या पॉसिबल है, और 460 उस संख्या से कटना चाहिए जो कि 36 से भी नहीं कटेगा, 64 से भी नहीं कटेगा, 48 से भी नहीं कटेगा, और 46 धाम आपको 460 दिख ही रहा होगा, चेक भी कर लो। 46 के अगर डिजिट्स को जोड़ोगे तो 46 के डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा 10, और जब 46 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 460। आंसर कौन सा आपका, थर्ड ऑप्शन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से आप पीछे करके देख लीजिए, रिवाइंड करके, आपको समझ में आ जाएगा। मुश्किल सवाल ये था नहीं, मुश्किल सवाल कई बार जो सवाल हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है वो सवाल उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कई बार जो सवाल हमें आसान लग रहा होता है वो कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स आर इन 325। अब ये पॉजिटिव फैक्टर्स का मतलब क्या है और टोटल फैक्टर्स क्या होते हैं जरा समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं 12 के फैक्टर्स लिखना चाह रहा हूँ ना, फैक्टर्स ऑफ 12, या लिख लेते हैं चलो टोटल फैक्टर्स ऑफ 12। तो देखिए फैक्टर वो नंबर होते हैं, गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जो किसी दी हुई संख्या को या दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, यानी जिनसे वो दी हुई संख्या या दिया हुआ नंबर क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो देखिए सबसे पहले तो 1 होता है, फिर 2 भी है, फिर 3 है, फिर 4 है, 6 है, 12 है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये -1 से भी तो कट सकता था, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं हम, नेगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिव ही गिनते हैं। तो यहाँ पे उसने ये पूछा है कि कितने पॉजिटिव फैक्टर्स आर देयर इन 325, कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो देखो जैसे यहाँ पर 6 आए, तो अब आपको लगेगा कि भाई 325 के भी आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐसे निकालने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं पहले 12 का करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको 325 करके दिखाऊंगा। देखिए जब आप 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आप इसे 2 से डिवाइड करते हुए देखेंगे, मतलब 2 से कट जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 12 कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इतना आ गया। अभी क्या करना है, इसको हमें पावर्स की फॉर्म में लिखना है। देखिए 2 की पावर कितनी है, एक सेकेंड, 2 की पावर है आपके पास 2 और 3 की पावर है 1। लेकिन आपको पावर्स नहीं निकालनी है, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। और ये जो पावर्स होती हैं, ये जो पावर्स में जो नंबर होंगे, इनका सीधा सीधा नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेशन होता है। कैसे, अगर आप देखिए, अगर आप एक ज्यादा पावर ले लें, जैसे यहाँ पे 2 है तो आपने ले लिया 3, और यहाँ पे 1 है तो आपने ले लिया 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इतने ही क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स, यानी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या होती है। तो देखो 6 हमने इस तरह से निकाला, और यहाँ पे भी हमने देखा था, यहाँ पे काउंट भी किया था हमने कि 6 आते हैं। तो अब 325 को देख लेते हैं। 325 देखिए 5 से डिविजिबल दिख रहा है, 5 6 जा और 5 5 जा, फिर अगेन 5 13, 13 प्राइम आ गया। तो देखिए आपके पास क्या है, 5 की पावर 2 13, देखो ये 2 से एक ज्यादा हो गया 3, और यहाँ पावर 1 से एक ज्यादा हो गया 2, तो इसके भी कितने फैक्टर्स पॉसिबल है, 6। तो 6 है आपका ऑप्शन 1। ठीक है,
करना क्या है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, फिर उन्हें पावर्स की फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे तो देखो दो दो आए हैं, हो सकता है कहीं पे 3 नंबर आ जाए। सपोज दैट ऐसा आया होता कि 2 की पावर 3 आया होता, 3 की पावर 2 आया होता, 5 की पावर 1 आया होता। तो 3 से एक ज्यादा 4, 4 से एक ज्यादा 3, सॉरी 2 से एक ज्यादा 3 और 1 से एक ज्यादा 2। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24 फैक्टर्स होते। जितने भी होंगे सबकी पावर्स को लिखना है और एक एक ज्यादा पावर लेके उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। इस तरह से सवाल कर, ठीक है। अब लास्ट सवाल देख लेते हैं। 108 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, पॉजिटिव फैक्टर से 108। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले उसे कटता हुआ दिख रहा है आपको, अभी भी 2 से डिविजिबल है, अब ये 3 से डिवाइड हो, 3 9 जा, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हो गई 2, 2 की पावर कितनी हो गई 2, हमें लेनी एक ज्यादा। 3 की पावर कितनी हो गई, सॉरी ये 3 3 जा आएगा, 3 3 जा, 3 की पावर कितनी हो गई 3, एक ज्यादा लेनी है आपने। तो 3 4 जा कितना आ जाएगा, देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने हैं। और जो 2 डिजिट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हमने किए थे, या उस तरह जो 2 डिजिट के नंबर्स वाले टाइप के क्वेश्चन थे, हम क्या क्या तरीके क्वेश्चन हमें देख सकते हैं, क्या क्या अप्रोच हम उन्हें सॉल्व करने के लिए लगा सकते हैं। आई होप कि इन क्वेश्चंस को करते हुए आपको समझ में आया हो और अपने बेस्ट एक्सपीरियंस और पूरी कोशिश के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन स्टिल अगर ऐसा लग रहा है कि कोई किसी सवाल में प्रॉब्लम है, तो देखिए कमेंट सेक्शन जो है खुला हुआ है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इस सवाल में ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे, आगे की वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। और अगर ऐसा लगता है कि इसी टाइप का कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप वो भी हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में आपके डाउट्स भी, यानी आप जो क्वेश्चंस हमें देंगे, आपकी जो क्वेरीज होंगी, उन्हें भी हम धीरे धीरे लेंगे और उनके भी हम जवाब देंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।